वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के बारे में। आप लोगों को बता दूं, आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर जी लिखित पेपर के लिए कुछ तैयारी करवाइए, तो मैंने सोचा बिल्कुल आपके लिए मेहनत करनी चाहिए। एक्चुअली में इस समय हमारे गाँव की जो लाइट सिस्टम है, विद्युत विभाग है, बहुत ज़्यादा डैमेज है और गाँव में ही हूँ इस समय में, तो इसलिए थोड़ी सी लाइटिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इस समय है और मैंने बहुत व्यवस्था भी करी, लेकिन फिर भी ये सही तरीके से व्यवस्थित अभी नहीं हो पाया है क्लियर। और लाइट भी नहीं आती, तो इन्वर्टर वगैरह भी सही तरीके से नहीं चार्ज हो पाते, तो व्यवस्थित तरीके से काम हो नहीं पा रहा इस समय। इसीलिए मैं डिजिटल बोर्ड पर अभी पिछले कुछ दिनों से नहीं आ पा रहा था। तो मैंने सोचा बिल्कुल थोड़ा बहुत ही आपको कंटेंट दिखेगा, मेरा चेहरा साफ दिखे या ना दिखे, लेकिन आपको कंटेंट दिखेगा, तो आपके लिए व्यवस्था जरूर करनी, चूँकि आपका पेपर लगा हुआ है। तो अब की यही अब की सत्र आप काट लीजिए किसी तरीके से। अगले सत्र से एक विधिवत तैयारी आपके चैनल पर होने वाली है। हालांकि आज आप सभी का पेपर है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल में। चले तो हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे। आज आपका पेपर है हिंदी साहित्य के पेपर 1, ठीक है। बीए सेकंड बीए 6 सेमेस्टर में आपको हिंदी में क्या पढ़ना है, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के बारे में आपको जानना है। बेसिकली भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि से बनने वाले बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के वीडियो के माध्यम में समझने का प्रयास करूंगा। ये महासंग्राम रिवीजन क्लास होगी, इसमें बहुत सारे प्रश्नों पर मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा। आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में अब की बार आने वाले हैं। कुछ इस तरीके से आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ऐसे ही प्रश्न आपके स्क्रीन पर आते रहेंगे और ऐसे हम समझते रहेंगे, ठीक है। तो घबराने की बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही जो प्रश्न होंगे, एक रिवीजन क्लास के तौर पर मैं इसको दे रहा हूं, ठीक है। छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से हम संपूर्ण सिलेबस को जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। चले, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भाषा की परिभाषा दीजिए। व्हाट डू यू मीन बाई लैंग्वेज, यानी भाषा से आप क्या समझते हैं। ऐसे कई प्रश्न आपसे पूछेंगे कि भाषा से आप क्या समझते हैं, भाषा की परिभाषा दीजिए, भाषा का अर्थ लिखिए। ऐसे कई प्रश्न आपसे बनेंगे, तो उन सारे प्रश्नों के जवाब आप दे पाएंगे इस वीडियो को देखने के तदुपरांत। भाषा की परिभाषा दीजिए, उत्तर में क्या लिखेंगे। यद्यपि भाषा की परिभाषा देना एक जटिल काम है। जटिल काम क्यों है, इसलिए जटिल काम है चूंकि भाषा हमेशा परिवर्तित होती रहती है, यानी भाषा परिवर्तनशील है। भाषा की एक विशेषता है कि भाषा हमेशा परिवर्तित होती रहती है, और ऐसी स्थिति में जिसका परिवर्तन हमेशा होता रहता है समय के साथ, समाज के साथ, तो उन चीज की परिभाषा देना थोड़ा सा एक पर्टिकुलर समय के अंतर्गत जटिल होता है, कठिन होता है। इसीलिए यहाँ पर आपको लिखना है कि भाषा जो है क्या है, भाषा की परिभाषा देना एक जटिल काम है, क्योंकि उसे अव्याप्ति और अतिव्याप्ति और असंभव स्वरूप या असंभव रूप, 3 दोषों से रहित माना जाता है भाषा को। तो भाषा क्या है, असंभव रूप, यानी इसका कोई रूप नहीं है, इसका रूप आप नहीं निर्धारित कर सकते। अतिव्याप्ति है भाषा की, ठीक है, और अव्याप्ति भी है, यानी भाषा एक प्रकार से परिवर्तनशील भी है, भाषा का कोई रूप नहीं है। तो ऐसे में जिसका रूप नहीं है, जिसको ये आता पता नहीं कि भाई जिसका स्वरूप क्या है, संरचना कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी परिभाषा कैसे आप दे पाएंगे। तो ये कई दोषों के कारण से इसकी परिभाषा देना जटिल है। तथापि भाषा की उत्तम परिभाषा अगर देखें तो कई विद्वानों ने इसकी परिभाषा देने का काम किया है। आइए देखते हैं उनमें से क्या परिभाषा आप दे सकते हैं। तो भाषा की परिभाषा को देते हुए आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा जी ने कुछ कहा है। आइए उन्हीं की कोटेशन को देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चले, तो उसके रूप में देखें तो हम आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा की परिभाषा को उद्धृत कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति भाषा होती है। क्या कहा, उच्चरित ध्वनि संकेत। ध्वनि संकेत क्या होते हैं आपको बता दूं, जो सार्थक ध्वनि संकेत, जो ध्वनि संकेत होते हैं, ध्वनि संकेतों को जब आप लिपिबद्ध करते हैं तो वही आपके वर्ण कहलाते हैं, वही आपके शब्द। आपको बता दूं कि जब वर्णों के मेल से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। और वर्ण कैसे बनते हैं, वर्ण या अक्षर का निर्माण होता है ध्वनि संकेतों को लिपिबद्ध करने के बाद में। ध्वनि संकेतों को जब आप प्रतीक शब्दावली में लिखते हैं तो आपके वो शब्द बनते हैं। शब्द जो होते हैं सार्थक होता है, ये बात आप, यानी शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। तो उच्चरित ध्वनि, यानी उच्चरित जैसे जो चीज बोली जा रही है उसी ध्वनि संकेतों की सहायता से, किसकी, उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से
भाव, भाव माने इमोशंस, जो हमारे अंदर तमाम प्रकार के विचारें चल रहे हैं, वही सब भाव। और विचार, भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति, यानी कि जो हमारे अंदर तमाम प्रकार की बातें चल रही हैं उसका हम क्या कर रहे हैं, बाह्य प्राकटीकरण कर ले जाएं, तो वही आपकी भाषा होती है। तो भाषा क्या है, उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति भाषा होती है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेगा, आसानी से आप इसका उत्तर लिख पाएंगे। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, भाषा विज्ञान से मतलब क्या तात्पर्य है, या भाषा विज्ञान किसे कहते हैं। देखिए, भाषा विज्ञान की अगर बात करें तो भाषा विज्ञान जो होता है आपका, भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान किसे कहते हैं। देखिए, भाषा और विज्ञान दो अलग अलग अर्थ है। भाषा तो आप समझ चुके कि उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति भाषा होती है। विज्ञान क्या होता है, विज्ञान होता है सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान। सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान की ये परिभाषा है, यानी कि ऐसा सब्जेक्ट जिसमें सुव्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, एक निश्चित वे में, एक वैज्ञानिक शब्दावली का या वैज्ञानिक विधि का, मेथड का, प्रविधि का प्रयोग होकर के जिसका अध्ययन किया जाता है जिस विषय वस्तु का, वो विषय वस्तु वैज्ञानिक होती है। तो भाषा का भी कुछ इस तरीके से अध्ययन होता है, एक सिस्टमेटिकल वे में भाषा चलती है। तो इसीलिए भाषा जो है विज्ञान जो होता है, ये भाषा विज्ञान इसको संपूर्ण रूप से बोलते हैं। तो भाषा और विज्ञान पृथक पृथक, पृथक पृथक माने होता है अलग अलग, अर्थ मीमांसा से स्पष्ट हो चुका है, यानी कि इनके दोनों के अर्थ हैं और दोनों की पर बड़ी चर्चा हो चुकी है। इससे स्पष्ट है कि भाषा मतलब भाव अभिव्यक्ति की मौखिक साधना अथवा व्यक्त वाक भाषा है होती है, मतलब कि जो भाव अभिव्यक्ति होती है उसकी मौखिक साधना या व्यक्त वाक जो होता है वही भाषा होती है। और विशिष्ट ज्ञान समस्त उसकी मौखिक अवस्था मतलब अथवा लिपिबद्ध या लिपिबद्ध किए अभिव्यक्ति विज्ञान होती है, यानी जो एक प्रकार से विशिष्ट ज्ञान सम्मत उसकी जो मौखिक अथवा लिपिबद्ध की अभिव्यक्ति है उसी को विज्ञान कहते हैं। तो भाषा विज्ञान का मतलब ऐसा एक प्रकार से विषय जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से हर एक चीज़ का अध्ययन करते हैं और एक सिस्टमेटिकल वे में होकर के हर एक चीज़ को समझते हैं। भारतीय भाषा विज्ञानों में या भाषाविदों में सबसे पहले नाम आता डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री जी का, और एक नाम बहुत ज़्यादा आपको फेमस होगा तिवारी जी का, ठीक है। तो उनका नाम भी आपको ध्यान होगा, भी आगे चल करके तिवारी जी का नाम आएगा। तो डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री का मानना है कि भाषा विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जिसमें सामान्य रूप से मानवीय भाषा का किसी विशेष भाषा की रचना और इतिहास का और अंततः भाषाओं, प्रादेशिक भाषाओं या बोलियों के वर्गों की पारस्परिक समानताओं और विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। बड़ी लंबी परिभाषा दी मंगलदेव शास्त्री जी ने, प्रोफेसर थे भाई, पीएचडी करी है तो लंबी परिभाषा जाहिर सी बात है देंगे। क्या कहा कि भाषा विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जिसमें क्या होता है, सामान्य रूप से मानवीय भाषा का किसी विशेष भाषा की रचना और इतिहास का और अंततः भाषाओं, प्रादेशिक भाषाओं या बोलियों के वर्गों की पारस्परिक समानताओं और विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है भाषा विज्ञान में, ठीक है। ये इन्होंने बताया। कुल मिलाकर के थोड़ा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसको देखिएगा, सामान्य मतलब समग्रता अगर देखें, समग्रता भाषा विज्ञान भाषा के संपूर्ण कलेवर मतलब पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को समझे तो संपूर्ण कलेवर का अध्ययन करता है। तो भाषा के संपूर्ण कलेवर का अध्ययन कौन करता है, भाषा विज्ञान करता है। भाषा संबंधी अनंत सवालों का उत्तरदाता भी भाषा विज्ञान ही है, यानी जो भाषा से रिलेटेड तमाम प्रकार के सवाल होते हैं वो सारे के सारे सवाल जो होते हैं भैया वो एक प्रकार से उत्तरदाता जो होते हैं सवालों के वो भाषा विज्ञान में ही उत्तर छिपे होते हैं। ध्वनि, रूप, वाक्य, अर्थ और अन्य मतलब भाषा तात्विक, यानी ये सब भाषा के तत्व हैं। ध्वनि, रूप, वाक्य, अर्थ और ऐसे तमाम प्रकार के और तत्व हैं जो कि भाषा से संबंधित हैं। तो ये सब भाषा के तत्व हैं और अनुभागों के व्याख्याता रूप में भाषा विज्ञान की स्वीकृति है, यानी कि भाषा विज्ञान ये बताता कि ध्वनि क्या है, ध्वनियों का निर्माण कैसे हुआ। जैसे कि आप का वर्ग बोलते हैं तो का, खा, गा, घा, अंगा तक आप बोलते हैं तो का, खा, गा, घा, अंगा, ये सब कहाँ से, कंठ से निकलता है, ठीक है। ऐसे आप बोलते ता, था, दा, धा, ना, तो ता में आपकी जो जीभ होती है
वो आपके दांतों में आती है। तो यानी क्या हो गया, ये दंत आपके व्यंजन होते हैं, ता था दा था ना, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऐसे आपके पा, फा, बा, भा, मा, अब पा बोलेंगे तो दोनों ओठ जो होंगे आपके नीचे ऊपर के आपस में टकराएंगे, ठीक है। तो ये एक प्रकार से ओष्ठ व्यंजन होते हैं, मतलब ओष्ठ व्यंजन है, ठीक है। तो ये ध्वनि संकेत हैं। तो ध्वनि जो होती है इसी को बोलते हैं। तो ध्वनि संकेतों को लिपिबद्ध करना ही एक प्रकार से भाषा, या वो बोल सकते हैं उसको, ठीक है, लिपि। तो ध्वनि जो है ये रूप, वाक्य, अर्थ और ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ जो होते हैं जो भाषा से संबंधित होते हैं, भाषा के तत्व होते हैं, भाषा के स्ट्रक्चर में शामिल होते हैं, भाषा के अनुभाग होते हैं, उन्हीं का व्याख्याता होता है भाषा विज्ञान। यही नहीं, उच्चारण और उसके प्रयोग धर्म, यानी कि जो चीज़ है वाक्य, रूप, अर्थ, इन सभी का उच्चारण कैसे करना है और इसका प्रयोग कहाँ पर करना है, इसका भी मीमांसक जो है इसकी भी एक प्रकार से जानकारी भाषा विज्ञान देता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो भाषा विज्ञान ये है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चले फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न तीसरा नंबर, अर्थ किसे कहते हैं? अर्थ किसे कहते हैं भैया? देखिए, भाषा का प्रधान तत्व अर्थ शास्त्रीय संज्ञा में अनेक विध है, मतलब अनेक इसके प्रकार, जैसे कि अर्थ विज्ञान, अर्थ विचार, अर्थ तत्व, अर्थ बोधन शास्त्र इत्यादि। ये सब क्या हैं? ये सब अर्थ के एक प्रकार से कई विधाएं हैं अर्थ की, ठीक है। तो वो विधाएं हैं, जैसे कि अर्थ विज्ञान होता है, अर्थ विचार, अर्थ तत्व, अर्थ बोध, अर्थ बोधन शास्त्र, ये सब अर्थ के अनेक विधाएं हैं। तो अर्थ शास्त्रीय संज्ञा है एक प्रकार से, ठीक है। और भाषा का प्रधान तत्व होता है अर्थ। क्लियर? अर्थ तत्व को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेमेंटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमेंटिक्स बोलते हैं अर्थ तत्व को अंग्रेजी में। आशय यह है इसका कि भाषा के अर्थ भाग का अध्ययन, विश्लेषण अर्थ तत्व या कि अर्थ विज्ञान का विषय है। ये अर्थ तत्व या मतलब अर्थ या फिर अर्थ विज्ञान का विषय है। क्या? जो अर्थ भाग का अध्ययन किया जाता है भाषा का, यानी भाषा में एक शब्द होता है और दूसरा अर्थ होता है। तो किसी शब्द का क्या अर्थ होगा, ये अर्थ तत्व पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया आपका अर्थ तत्व। अर्थ जो होता है शब्द प्रतिभा का समान धर्मा होता है, यानी शब्द की क्या प्रतिभा है, शब्द की प्रतिभा को ही अर्थ बताता है। भारत में अर्थ विषयक अनुचिंतन प्राचीन काल से ही होता रहा है। पतंजलि रहे हों, चाहे कात्यायन मुनि रहे हों, या व्यास जी रहे हों, पाणिनि रहे हों, इन सभी व्याकरणाचार्यों ने या व्याकरण विशिष्ट मतलब अर्थ में मीमांसक ये सब जो हुए हैं, इन सभी लोगों ने कहीं ना कहीं पे अर्थ के चीज़ को स्वीकारा। इसीलिए शब्दालंकार और अर्थालंकार दो टाइप के होते हैं। महर्षि व्यास जिन्होंने महाभारत की रचना करी, उन्होंने पारिभाषिक अर्थ में अर्थ विज्ञान शब्द का उल्लेख किया है, जिसमें अर्थ तत्व यानी अर्थ तत्व को प्रतिभा कहा, यानी अर्थ तत्व का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना मुख्य संकेत बताया उन्होंने। तो कुल मिलाकर के अर्थ तत्व का आज से प्रयोग नहीं, बल्कि ये संस्कृत काव्यशास्त्र से अर्थ तत्व का प्रयोग होता आ रहा है और भाषा का एक प्रमुख तत्व एक प्रकार से अर्थ तत्व भी है। क्लियर? ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। चौथा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौथा प्रश्न आप देखेंगे सभी लोग। प्रश्न है, अर्थ का महत्व क्या है? अर्थ का क्या महत्व है? इंपॉर्टेंस ऑफ मीनिंग। मीनिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, अर्थ का महत्व होता है ध्वनि, शब्द, वाक्य आदि भाषिक तत्व अर्थ तत्व के अभाव में मूल्यहीन बने रहते हैं। जब तक आपको किसी शब्द का अर्थ नहीं पता चलेगा, तब तक वो एक प्रकार से मूल्यहीन, तब तक उनके मूल्यों के बारे में, उनकी चीज़ के बारे में आप नहीं जान पाएंगे। जैसे कि इस शब्द का मतलब क्या होता है, मीनिंग आप जब तक नहीं समझ पाएंगे तब तक उसका मतलब नहीं जान पाएंगे। तो मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए मूल्यहीन रहते हैं अर्थ तत्व के अभाव में जो भाषा के तत्व होते हैं वो सब, ठीक है। अर्थ के कारण ही भाषा के प्रति हमारी निष्ठा जो होती है वो जागरण होती है, यानी कि अर्थ जब हम जानते हैं, जब अर्थ हम जानते हैं किसी शब्द का, तो उसके बाद में हम उसके पीछे पड़ते हैं और उसके बारे में रुचि हमारे अंदर पैदा होती है उसके लिए, ठीक है। व्याकरणों में खास करके मतलब जो व्याकरण शास्त्री हैं उनमें पाणिनि, यास्क, पतंजलि, भर्तृहरि, ऐसे सभी विद्वानों ने अर्थ की महत्ता जिस रूप में स्वीकारी है, उससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि अर्थ की व्याप्ति बिना सारे पदार्थ रसहीन है। मतलब कि अर्थ के बिना जितने भी तत्व हैं भाषा के, वो सब एक प्रकार से अर्थहीन माने जाते हैं।
वेदों की महत्ता स्वीकारते हुए उसकी ओर प्रेरित होने का उत्तम संकेत किया गया है। इसीलिए वेदों को भी समझने के लिए किसकी रचना की गई भैया? वेदों को समझने के लिए वेदांतों की रचना की गई। किसकी रचना? सॉरी, वेदांतों या वेदांगों की रचना की गई, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। वेदांगों की रचना की गई, ठीक है। वेदांग जो है वेदों को समझने के लिए बनाए गए हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो वेदांग जो है वेदों को समझने के लिए बनाए गए हैं, वेदों के अर्थ को समझने के लिए, क्योंकि वेद पढ़ना अपने आप में एक जटिल काम है, कठिन काम है। तो जो लोग वेदों को पढ़ना सीखना चाहते तो उसके लिए 6 प्रकार के, जैसे ज्योतिष और तमाम प्रकार की चीज़ें आपको पढ़ना पड़ता था। तो वेदांग वो होते हैं, वेदांग 6 होते हैं, जो कि चारों वेदों को पढ़ने के लिए उनको जरूरी होता है वेदांगों का ज्ञान, ठीक है। यास्क महोदय ने भी अर्थ की महत्ता को स्वीकार किया है। उन्होंने, यास्क महोदय ने अर्थ की महत्ता वाणी के फल फूल के रूप में स्वीकारी है। इससे पूर्व यास्क ने अर्थ की महत्ता और विस्तार से जो है समझाई थी अर्थ की महत्ता को। उनका कहना है यास्क का कि वेद पढ़ करके जो उसका अर्थ नहीं जानता वह ठूठ है। मतलब कि अगर आप वेद पढ़ लें और वेद का जो अर्थ है, वेद क्या कहना चाह रहा है, उसको नहीं जान पाए, पढ़ तो आपने लिया लेकिन उसको समझ नहीं पाए, तो आपने वैसे पढ़ लिया एक प्रकार से, यानी कि जैसे ऐसा हुआ कि भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पगुराए, यानी आपने पढ़ तो लिया लेकिन कोई उसका मतलब नहीं निकलेगा। आप अगर वीडियो देख लो और आपको कुछ पता ना चले, ठीक है, इससे आपने कहा कि भाई रामायण पूरी खत्म हो गई और यह नहीं पता चला कि राम के रहा और सीता मतलब रावण के रहा। यानी एक दादाजी थे तो उन्होंने कहा कि भाई जो है पूरी रामायण खत्म हो गई, तो उन्होंने कहा कि भैया ये बताओ कि राम राक्षस रहे कि रावण राक्षस रहे? तो कहीं भैया आप तू ही आज से जो है पुल करो, अब हम ना आपका बताए पाए कि राम रावण रहे कि राक्षस रहे। पूरी कथा रामायण के समाप्त हो गए, यह नहीं तुम्हें पता चला भी कि रावण राक्षस रहे कि राम रहे, तो फिर आगे तू क्या कर, वो भगवान ही जाना है, ठीक है। तो यही लिए अर्थ बहुत जरूरी है, किसी भी चीज़ के लिए अर्थ का होना बहुत जरूरी माना जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से जो अर्थ नहीं जानता वह ठूठ है, भारवाहक पशु है एक प्रकार से। जो अर्थ जानता है उसे ही समस्त कल्याण प्राप्त होता है, वही ज्ञान की ज्योति से पापों को नष्ट करने करके ब्रह्म तत्व को प्राप्त करता है, उसी को मोक्ष मिलता है जो शब्दों के अर्थ को या वेदों के अर्थ को पढ़ करके समझ लेता है। ये यास्क महोदय ने कहा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पतंजलि ने भी अर्थ का महत्व प्रकाशित करते हुए लिखा, स्वीकारा कि अर्थ ज्ञान के बिना जो शब्द मूल पाठ के रूप में दोहराया जाता है वह उसी प्रकार ज्ञान को प्रज्वलित नहीं कर सकता जिस प्रकार से बिना अग्नि में डाला हुआ सूखा ईंधन। अगर आपके पास ईंधन खूब है और आग नहीं है तो ठंडी में आप कौरा कैसे तापोगे? अलाव नहीं जलेगा या खाना नहीं बनेगा। आप गैस घर में खूब भरवा करके रखे हो और मचसिए ना हो जलाने के लिए, लाइटर ना हो तो क्या करोगे? तो ठीक उसी प्रकार से लाइटर का काम जिस तरीके से गैस जलाने के लिए है, ठीक है, ठीक वही काम करता है एक प्रकार से भाषा में अर्थ, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अब समझ में आ रहा है कि क्यों जरूरी है। बिल्कुल, कुल मिलाकर के अर्थ की महत्ता इस बात में है कि उसके बिना भाषा का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है। अगर अर्थ का मतलब अर्थ नहीं है उसमें भाषा में, तो भाषा का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। इसके अलावा आचार्यों ने अर्थहीन भाषा को संतानहीन स्त्री के समान माना, यानी कि जिस तरीके से समाज में संतानहीन स्त्री का उतना महत्व नहीं होता जितना एक पुत्रवती स्त्री का या संतान प्राप्ति वाली पुत्री का होता है। यानी जिसके संतान है उसकी जितनी एक प्रकार से रिस्पेक्ट होती है उतनी रिस्पेक्ट उसकी नहीं होती जिस स्त्री के कोई संतान नहीं होती है। अगर मतलब कि पहली बार में लड़का हुआ तो उस स्त्री का मान और बढ़ जाता है, घर में और ज़्यादा फल फूल आने लगता है कि चलो भैया लड़का हुआ है। लड़की हो जाए तो थोड़ा इज्जत कम होती है, अगर कुछ नहीं भवा तो सारे इज्जतिये खत्म हो गए थे। मतलब कि क्या होता है, इज्जत नहीं करेंगे फिर लोग उस, ठीक है। ये अवधि भाषा बीच में जो निकल रही है ये अवधि है, क्योंकि मैंने अपने इधर भी देखा है कि मान लेते किसी लड़की मतलब किसी लड़की के मान लेते मतलब शादी हुई और उसका मतलब जन्म मतलब बच्चा नहीं हुआ, तो उसमें उसकी क्या गलती? क्योंकि बच्चा नहीं हो रहा है, इसमें केवल स्त्रियों की गलती नहीं होती, पुरुषों की भी बराबर गलती होती है। तो इसके लिए एक को कहना उचित नहीं है। तो जैसे भाषा में एक प्रकार से अर्थ का महत्व है, वैसे ही संतानहीन स्त्री मतलब अगर भाषा में जैसे अर्थ का महत्व है ऐसे स्त्री के पुत्र उस तरीके का महत्व है। यानी अगर स्त्री भाषा में अगर अर्थ नहीं है तो ऐसे ही अगर एक स्त्री के पुत्र नहीं है या संतान नहीं है, संतानहीन स्त्री जैसे है, वैसे ही भाषा में अगर अर्थ नहीं है तो आचार्यों ने ऐसा स्वीकार किया है। तो ये रहा भाषा के बारे में कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई, भाषा में जो अर्थ तत्व का महत्व है उसके बारे में, ठीक है। आगे देखिएगा, 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 5वां प्रश्न है, मानक हिंदी से आप क्या समझते हैं? मानक हिंदी क्या होती है?
देखिए मानक शब्द जो है मानक शब्द अथवा की मानक भाषा की बात करें तो इसकी व्याख्या करते हुए भाषा चिंतकों के निर्णय भिन्न भिन्न किंतु अर्थ तात्विक दृष्टि से एक मिलते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, इन्हीं तिवारी जी की मैं बात कर रहा था, बहुत अच्छे विद्वान हैं भोलानाथ तिवारी जी, भाषा वैज्ञानिक हैं और भाषा को लेकर के बहुत सारा काम किया और हिंदी में तो बहुत ज़्यादा काम किया है। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने मानक भाषा को परिभाषित करते हुए लिखा कि मानक भाषा किसी भाषा के उस रूप को कहते हैं जो उस भाषा के पूरे क्षेत्र में शुद्ध माना जाता है तथा जिसे उस प्रदेश की शिक्षित और शिष्ट समाज अपनी भाषा का आदर्श रूप मानता है और प्रायः सभी औपचारिक परिस्थितियों में, जैसे कि कोई कार्यालय में लिखना हुआ या किसी बैंक वगैरह में औपचारिक कार्य मतलब कि ऑफिस वगैरह की जो परिस्थितियां हैं वो, तो सभी औपचारिक परिस्थितियों में और इसके अलावा लेखन में, समाचार पत्र वगैरह लेखन में, प्रशासन में, शिक्षा के माध्यम के रूप में यथासाध्य उसी का प्रयोग करने का यत्न करती है, तो वह भाषा आपकी मानक हिंदी मतलब मानक भाषा कहलाती है। तो ऐसे ही भाषा में हिंदी जो है मानक है। अब हिंदी में आप देखते हैं हिंदी की 5 जो है उपबोलियाँ, 5 उपभाषाएं हिंदी की। 5 उपभाषाओं में आपको बता दूं लगभग 5 उपभाषाओं में से कितनी है, 5 उपभाषाओं में से हिंदी की 5 जो उपभाषाएं हैं इनमें आपकी 18 बोलियां हैं। अब इन्हीं 18 बोलियों में से पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। किसकी? पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली है? खड़ी बोली। कौन सी बोली भैया? खड़ी बोली। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की एक बोली कौन सी है? खड़ी बोली। इसी खड़ी बोली को हिंदी का मानक स्वरूप प्राप्त हुआ। क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि ये कैसी है? ये शुद्ध है। ठीक है, ये पूरे क्षेत्र में शुद्ध मानी जाती थी खड़ी बोली। ठीक है, और ये शिक्षित वर्ग भी खड़ी बोली को बोलता था। क्योंकि आप देखते महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका मानकीकरण किया, इसको परिनिष्ठित किया, इसको शुद्ध किया खड़ी बोली का। इसीलिए आज वर्तमान में हिंदी का जो स्वरूप है हमारे समक्ष वो खड़ी बोली का है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो पश्चिमी हिंदी की एक बोली है ये। तो खड़ी मतलब मानकीकृत वही होती जो प्रायः जो है बैंकों में, प्रशासन के क्षेत्र में, लेखन में, शिक्षा के क्षेत्र में या जो पढ़े लिखे समाज के लोग बोलते हैं वही सब भाषा जो शुद्ध भाषा होती है वही आपकी मानक भाषा कहलाती है। आगे देखेंगे, छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। बताएं, छठा प्रश्न है पुरानी हिंदी से क्या तात्पर्य है। देखिए पुरानी हिंदी की अगर बात की जाए तो पुरानी हिंदी का मतलब है पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी, ये भी बड़े जबरदस्त विद्वान हैं। इन्होंने परवर्ती अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा। परवर्ती अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है और 6 सेमेस्टर की ऑब्जेक्टिव परीक्षा में भी आया हुआ है। तो पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी ने परवर्ती अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा। गुलेरी जी का मत सही प्रतीत होता है और 11वीं शताब्दी की परवर्ती अपभ्रंश अवहट्ट से पुरानी हिंदी का उदय माना जाता है। आपको बता दूं सबसे पुरानी जो बोली है, सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? अगर भारोपीय क्रम की बात की जाए तो सबसे पुरानी है आपकी संस्कृत। ठीक है, संस्कृत की बात की, संस्कृत के बाद में कौन सी बोली का विकास हुआ? उसका विकास हुआ पाली का। ठीक है, भाषा का। पाली के बाद में आई आपकी प्राकृत। ठीक है, प्राकृत के बाद में कौन सी आई? प्राकृत के बाद में आई अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश आई। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, अपभ्रंश। और अपभ्रंश के बाद में आपकी बनी एक अपभ्रंश जो है शिष्ट वर्ग की भाषा थी, मानक भाषा थी, लेकिन क्षेत्रीय चलो में देखेंगे तो अवहट्ट थी। ठीक है, अवहट्ट। लेकिन अपभ्रंश की अगर बात की तो अपभ्रंश के कई अपभ्रंश है, जैसे सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। ऐसे ही अपभ्रंश में आप देखते हैं मागधी अपभ्रंश था। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी के विकास हुआ। बिहारी हिंदी में 3 बोलियां हैं, मैथिली, मगही और भोजपुरी। ये आपकी जो है मागधी अपभ्रंश से निकली हैं। ऐसे ही आप देखते हैं अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां हैं, बिहारी मतलब आपकी क्या बोलते हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ऐसे ही आप देखेंगे सिंधी का विकास हुआ। ठीक है, पंजाबी का विकास हुआ, ब्राचट से सिंधी का विकास हुआ, 85 अपभ्रंश से आपकी पंजाबी का विकास हुआ। तो ऐसे आप देखेंगे इनका विकास हुआ और अपभ्रंश के बाद में ही हिंदी की जो बोलियों का विकास हुआ और उन्हीं बोलियों में से खड़ी बोली जो है हिंदी का मानकीकृत रूप आई। कुल मिलाकर के अपभ्रंश से ही क्या हुआ है? हिंदी का विकास हुआ। ठीक है, तो ये हिंदी बनी। ठीक है, तो यही चीज़ उन्होंने कहा कि जो अपभ्रंश जो पुरानी जो है चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा कि जो परवर्ती अपभ्रंश है, परवर्ती अपभ्रंश का मतलब यहाँ पर अवहट्ट से उन्होंने बताया। अवहट्ट यानी अवहट्ट का मतलब क्या? ऐसी भाषा जो कि एक प्रकार से मान लेते हैं एक शिष्ट भाषा होती है और एक जैसे मान लेते हैं अब मैं एक इस समय ऐसी भाषा बोल रहा हूँ ठीक ठाक भाषा, लेकिन अब अवधि में भी आप देखते हैं अवधि भी कई प्रकार से बोली जाती है।
और शुद्ध हिंदी में भी आप कई प्रकार से बोल सकते हैं। तो जो गांव वगैरह की भाषा थी या जो कम पढ़े लिखों की भाषा थी वो अवहट्ट हुआ करती थी, ठीक है। तो अवहट्ट जो थी उसी को पुरानी हिंदी कह करके पुकारा पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 1921 ईस्वी में नागरी प्रचारणी पत्रिका में किया था। पुरानी हिंदी को प्रारंभिक हिंदी भी कहा जाता है। आमतौर पर अगर देखने पर पुरानी हिंदी का समय 1000 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी तक का जो समय है ये पुरानी हिंदी का समय माना जाता है। यानी लगभग अगर आप माने तो जो आपका आदिकाल का दौर रहा है, आदिकाल में ये पुरानी हिंदी का समय माना जाता है। आदिकाल और जो सूफी विचार, आदिकाल के बाद में जो संत काव्य धारा रही है कबीरदास वाली, वहाँ तक आप देखेंगे तो पुरानी हिंदी का दौर ये चला है। इसके बाद में आपका ये बोलियों का दौर शुरू होता है, खड़ी बोल मतलब इसका अवधि का और ब्रज का बोलबाला शुरू होता है कृष्ण काव्य धारा से और राम भक्ति शाखा से। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इस क्लास को अगर आपने देख लिया तो बहुत ज़्यादा जानकारी आपको मिलने वाली है और आप अपनी परीक्षा में अच्छा कर पाओगे। 7वां प्रश्न है, अवहट्ट को परिभाषित कीजिए। अवहट्ट क्या है? अवहट्ट जो है अपभ्रंश का विकृत रूप, विकृत यानी बिगड़ा हुआ रूप, ठीक है। सामान्यतः अवहट्ट को परवर्ती अपभ्रंश भी कहा जाता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा भी। अवहट्ट अपभ्रंश व आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की बीच की कड़ी माना जाता है। अवहट्ट एक ऐसी कड़ी है जो एक थोड़े समय के लिए रही और उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है अवहट्ट का, लेकिन एक बीच की कड़ी के रूप में जरूर काम करता है। अवहट्ट भाषा का समय जो है 900 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी का जो समय है ये अवहट्ट का समय रहा है। निश्चित क्या आता है इतने समय तक। साहित्य में इसका प्रयोग 14वीं शताब्दी तक होता रहा। अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिश्वर ठाकुर के द्वारा एक रचना आई वर्ण रत्नाकर। तो ज्योतिश्वर ठाकुर के द्वारा जो रचना लिखी गई वर्ण रत्नाकर, उसमें 1325 में अवहट्ट शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किया गया। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश और अवहट्ट को एक ही भाषा माना है। अपभ्रंश और अवहट्ट बेसिकली एक ही भाषा है, लेकिन जैसे मैंने कि बताया कि एक जो शहरी भाषा होती है वो आपकी अपभ्रंश थी, लिखे पढ़ो वालों की भाषा अपभ्रंश थी, ठीक है। लेकिन जो आपकी गांव देहात की भाषा थी, आम बोलचाल की या व्यवहारिक भाषा थी, वो आपकी अवहट्ट थी। यानी अवहट्ट जो था वो अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप था। क्लियर, समझ में आ रहा चीज़ें? तो वो चीज़, लेकिन जो भोलानाथ तिवारी जी हैं, महान विद्वान जी, इन्होंने कहा कि अपभ्रंश और अवहट्ट एक ही भाषा है, और बिल्कुल इनका कथन बिल्कुल ठीक है। इनके कथनानुसार इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अपभ्रंश का विकास जो है, अपभ्रंश का विकास अवहट्ट के रूप में हुआ और अपभ्रंश का विकास अवहट्ट के रूप में, मतलब अपभ्रंश का विकास अवहंस के रूप में और अपभ्रंश का विकास अवहट्ट के रूप में हुआ, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। सुनीति कुमार चटर्जी कहती हैं कि अवहट्ट भाषा का अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच कड़ी मानी जाती है। मतलब कि अवहट्ट जो है ये अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की एक कड़ी है अवहट्ट, ठीक है। तो ये अवहट्ट और अपभ्रंश के बारे में कुछ बातें जो कि विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से बताई, उनको मैंने आपको बताया। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, देवनागरी की प्रमुख विशेषताएं। देवनागरी क्या है? देवनागरी लिपि है। भारतीय संविधान की जो धारा है 343 का जो अनुच्छेद 1 है उसमें कहा गया कि भारतीय संविधान की जो एक प्रकार से राजभाषा होगी, राज्य भाषा की मैं बात कर रहा हूँ, राज्य भाषा वो कौन सी होगी? राजभाषा आपकी हिंदी होगी, ठीक है। और लिपि की अगर बात करें तो राष्ट्रीय लिपि कौन सी होगी? लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी। कौन सी होगी? देवनागरी लिपि होगी, ठीक है। देवनागरी का लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। पहले जिसको ब्राह्मी बोलते थे, धीरे धीरे उसका विकास हुआ और बाद में इसी लिपि से देवनागरी लिपि जन्मी, ठीक है। ये देवनागरी लिपि जो है ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, बात भी ध्यान रखेंगे। और खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। बाएं से दाएं कहने का मतलब है कि हम लोग इधर से लिखते हैं और इस तरीके से जाते हैं, लेकिन खरोष्ठी लिपि यहाँ से लिखना प्रारंभ करते हैं और इस तरफ तरीके से आते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? ये देवनागरी लिपि जो हिंदी में होती है वही देवनागरी लिपि है, ठीक है। जैसे आपने लिखा, मैं कई बार आपको उदाहरण दे चुका हूँ, जैसे मैंने लिखा राम। अब ये राम मैंने किस में लिखा है? ये भाषा आपकी कौन सी है? भाषा आपकी है ये हिंदी। राम कौन सी भाषा है? हिंदी,
ठीक है। और लिपि इसकी कौन सी है? देवनागरी। लिपि आपकी है देवनागरी, ठीक है, लिपि, ठीक है, लिपि है आपकी कौन सी? देवनागरी। लेकिन इसका अगर हम लिपि अंतरण करें तो क्या होगा यहाँ पर? ऐसे राम। अब ये भी राम है और शब्द आपका भाषा सेम ही है, भाषा आपकी हिंदी ही रहेगी अभी भी, हिंदी भाषा में लिखा है, मतलब हिंदी भाषा ही है। लेकिन ये लिपि किस लिपि में लिखा है? ये आपकी हो गई रोमन लिपि। किस लिपि में लिखा है भैया? रोमन लिपि में लिखा है। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आपको समझना होगा, लिपि आपकी ये बदल जाती है। लिपि मतलब लिखने की कला, ध्वनि संकेतों की व्यवस्था ही लिपि कहलाती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो लिपि की क्या विशेषता है? पहली विशेषता वर्णमाला का, मतलब देवनागरी लिपि की विशेषता की मैं बात कर रहा हूँ, सारी लिपियों की नहीं, क्योंकि दुनिया की सबसे वैज्ञानिक लिपि और सबसे सुंदर लिपि मानी जाती है अपनी देवनागरी लिपि। देवनागरी ऐसी कोई लिपि नहीं है, देवनागरी सबसे अव्वल दर्जे की लिपि है, सबसे परफेक्ट लिपि देवनागरी को ही माना जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ओके। और सबसे सुंदर लिपि भी है। देवनागरी की पहली विशेषता है कि वर्णमाला का व्यवस्थित वर्गीकरण है। व्यवस्थित वर्गीकरण होने के नाते इस लिपि को ही वैज्ञानिक लिपि भी कहा जाता है। ये एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, वैज्ञानिक लिपि, यानी दुनिया की एकमात्र लिपि है जो वैज्ञानिक है। और वो वैज्ञानिक लिपि कौन सी है? वो अपनी है देवनागरी लिपि, ठीक है। देवनागरी लिपि का जो एक प्रकार से ध्वनियों का या वर्णमाला का जो वर्गीकरण है वो व्यवस्थित है। जैसे कि आप देखते हैं का, यहाँ से कंठ शुरू होता है, कंठ, तालु, मूर्धा, ठीक है, दंत और ओट्स, इस तरीके से आपका का वर्ग का आपका कंठ से होता है, ठीक है। इसके अलावा फिर तालु से, फिर मूर्धा से, फिर दंत से, फिर ओठ से, ठीक है। का खा गा खा अंगा बोले तो यहाँ से निकलेगा, ठीक है। और उसके ऊपर आएंगे तो मूर्धा से निकलेगा आपका, मतलब उससे तालु से, तो तालु से बोलेंगे कौन सी? जैसे कि आपका टा, ठा, डा, ढा, ना। फिर आप आगे बोलेंगे देखें एक मिनट, चा, छा, जा, या, चा, छा, जा, झा, या, ठीक है, इस तरीके से। तो मूर्धा पे जाकर के तो जो है का खा गा गंगा चा, छा, जा, या, टा, ठा, राणा, तो इस तरीके से आप देखेंगे पूरा का पूरा वर्ग होता है। अभी मैं आगे चल करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो वर्णमाला का व्यवस्थित वर्गीकरण है, हर एक स्वर और व्यंजन जो है अपनी ध्वनियों के अकॉर्डिंग उसका एक प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। एक आधार पर नहीं, लगभग 3 आधार पर वर्गीकरण करके उसको व्यवस्थित तरीके से रखा गया है। तो वर्णमाला का व्यवस्थित वर्गीकरण है, और जो चीज़ व्यवस्थित होता है वो वैज्ञानिक होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरी विशेषता, लिपि चिन्हों के ध्वनि अनुरूप नाम, यानी कि लिपि चिन्ह का मतलब लिपि चिन्हों के ध्वनि के अनुरूप ही नाम है उनके, यानी जैसे उनके ध्वनि चिन्ह है उसके वैसे ही नाम रख दिए गए हैं। तो ये भी एक वैज्ञानिकता है, ये विशेषता। तीसरी विशेषता है कि एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह का प्रयोग है। जैसे मान लेते हैं अंग्रेजी में अगर बात की जाए तो अंग्रेजी में क्या होता है, एक ही ध्वनि के लिए, मतलब एक ध्वनि के लिए एक लिपि का प्रयोग नहीं। जैसे उसमें आप देखते हैं चा, अब चा के लिए अंग्रेजी में कोई अक्षर आप बताओ जो चा का एकदम से एक ही अक्षर में चा लिख जाता हो। अब चा के लिए अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? CH का प्रयोग करते हैं, CH लिखते हैं तब चा होता है, ठीक है, CH, ये चा हो गया, ठीक है। ऐसे आप देखेंगे जो छा हमारे में है, अब इस छा को लिखने के लिए अंग्रेजी में कोई अक्षर नहीं है, अंग्रेजी में उसको क्या लिखते हैं? C और HH, यानी CHH लिखते हैं, तब आपका जाकर के छा बनता है। यानी 3 जो है ध्वनि को इन्होंने लिखा, 3 ध्वनि प्रतीकों को, तब जाकर के आपका छा बना। ऐसे ही आप देखेंगे ज्ञा, अब ज्ञा की जरूरत हम लोगों को क्या थी? ज्ञा हमने बना दिया। अब ज्ञा आपका किस में मिलकर के बना है? आपका ज्ञा आपका बन गया आपका जा और या, ठीक है, जा और या मिलकर के क्या बना है? ज्ञा बना है। जा या मिलकर के क्या बना है भैया? ज्ञा बना है आपका। अब ये ज्ञा बना है, जा और या हम एक साथ लिख सकते थे, लेकिन चूंकि हमारी ध्वनि एक प्रकार से वैज्ञानिक है तो हम क्या करेंगे? हम जा और या को मिला करके एक अच्छा अक्षर बना देंगे, ज्ञा, तो ये ज्ञा बन गया। लेकिन ज्ञा के लिए अंग्रेजी में क्या हो जाएगा? जी लिखेंगे, वाई लिखेंगे, ए लिखेंगे और यन लिखेंगे, ठीक है, तब जाकर के ज्ञा बनेगा आपका। क्लियर? तो ये एक प्रकार से थोड़ा सा रोमन शैली में अगर आप देखेंगे तो रोमन में थोड़ा ये दिक्कतें आती हैं, जैसे कि अच्छा इसमें जो लिखा होता है उसको वही पढ़ते हैं, मतलब कि अपने में देवनागरी में, लेकिन रोमन में वहीं पर जाएंगे तो क्या होगा? जैसे आपने लिखा है PUT, ठीक है, तो इसको क्या पढ़ना चाहिए? वैसे तो ये लिखा हुआ है पुट, ठीक है, पुट आपने पढ़ा। ऐसे ही आगे आप चल करके BUT आप लिखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? इसको वैसे तो पढ़ना चाहिए क्या? बुट, लेकिन इसको पढ़ते क्या है? इसको पढ़ते हैं बट, इसको क्या पढ़ते हैं? बट। ऐसे ही आप देखेंगे कि जैसे आप कहते हैं फलाना चीज साइलेंट है, जैसे आपने लिखा नॉलेज, तो नॉलेज को कैसे लिखते हैं? नॉलेज को आप कैसे लिखते हैं भैया? नॉलेज को आप लिखते हैं कनऊ लदिगे, क्या लिखते हैं? कनऊ लदिगे, आपने बचपन में सुना होगा, KNOW, नो, ठीक है, लेज, LEDDGE, ठीक है, ये लिखते हैं पूरा नॉलेज की स्पेलिंग, ठीक है। अब ये नॉलेज है आपकी स्पेलिंग, ये D लिखा हुआ है, D, ठीक है, DGE, तो देखिए क्या हो गया? कनऊ लद गे।
अब इसको अगर देखेंगे तो ये लिखा हुआ है, लेकिन ये आपका लिखा क्या हुआ है हिंदी में, इसको लिखते हैं नॉलेज, नॉलेज, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ये नॉलेज लिखा हुआ है। इसमें क्या साइलेंट है भैया, इसमें आपका साइलेंट है आपका कौन सा, के साइलेंट है इसमें, ठीक है, और इसमें आपका डी साइलेंट है, ठीक है। अब इसको पढ़ें आप नॉलेज, अब जाकर के होगा NOWLEGE, तो ये आप जाकर के आप बनेगा नॉलेज। लेकिन इसमें क्या साइलेंट है, डी साइलेंट है और के साइलेंट है, और देवनागरी में ऐसा साइलेंट वाइलेंट का कोई चक्कर नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें आप देखते हैं कभी कभी ऐसे टॉलमी लिखा होता है तो पटॉलमी लिखा होता है वो, ठीक है। टॉलमी की स्पेलिंग क्या होती है, PT से शुरू होती है, पी इसमें साइलेंट होता है, तो क्या जरूरत है यार पी भी साइलेंट करने की। अब इसमें क्या करते हैं लोग, तो ये रोमन लिपि की एक प्रकार से थोड़ी सी जो है सीमितता है, लेकिन आप वहीं देवनागरी लिपि में देखेंगे तो देवनागरी लिपि में ऐसी कोई सीमितता आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। तो एक ध्वनि के लिए क्या है, एक ध्वनि के लिए एक ही ध्वनि चिन्ह का प्रयोग है, एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह का प्रयोग इसमें किया गया है, ठीक है। चौथी विशेषता इसकी कौन सी है, चौथी विशेषता है लिपि चिन्हों की पर्याप्तता, यानी कि अपने में लगभग आप देखते हैं 52 लिपि मतलब 52 जो है ध्वनि चिन्ह है, 52 के अलावा और भी बढ़ते चले जा रहे, जैसे कि आप देखते हैं हमको श्री की जरूरत पड़ी, श्री हमारे आगे पीछे लगता है, मतलब कि नाम के श्री की जरूरत पड़ी, श्री को हमने जो है अडॉप्ट कर लिया। ऐसे ही हमने को जरूरत पड़ी ऑरेंज वाले आ की, तो हमने ये अंग्रेजी अक्षर में ये आ वाला सिस्टम था, बहुत ज़रूरत पड़ने लगी, हमने इसको शामिल कर लिया। ऐसे ही हमको ज़रूरत पड़ी भैया किसकी, हमको और तमाम प्रकार के अक्षरों की ज़रूरत पड़ी, हमने उसको शामिल कर लिया। तो ये एक प्रकार से जो वैज्ञानिक लिपियाँ होती हैं वो अपने आप में एक प्रकार से जो उसकी विशेषताएँ होती हैं उसको तो अपने आप में रखती हैं, लेकिन जो भी नई चीज़ें उनको मिलती है कहीं से दुनिया भर से, वो उसको अपने में शामिल कर लेती हैं, ठीक है। तो ग्रहण करने की क्षमता भी देवनागरी में पर्याप्त है। इसके अलावा लिपि चिन्हों की स्वतंत्रता, लिपि चिन्ह अपने आप में स्वतंत्र हैं, एक दूसरे से कोई जुड़ करके नहीं है। अच्छा, जो व्यंजन होते हैं यहाँ पर आप देखिए, जैसे आपने लिखा का, तो ये का पूर्ण कैसे, का किन दो शब्दों से मिलकर के बना है, का हलंत और छोटा आ, इन दोनों के मिलने से बना हुआ है आपका का, ठीक है। तो हर एक व्यंजन में आपका छोटा आ जुड़ा हुआ है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। छठा आपका है मात्राओं का प्रयोग, इसमें है मात्राओं का प्रयोग, मतलब कि और लिपियों में मात्रा वात्रा नहीं होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। इसमें क्या है, मात्राओं का प्रयोग होता है, मात्राओं में पूरा का पूरा जो स्वर होते हैं आ ई उ ए आई ओ औ अंग आहा, ये सब मात्रा का काम करते हैं, ठीक है। जैसे ये मात्रा लगी हुई है, ये मात्रा लगी हुई, तो मात्रा का प्रयोग इसमें है। इसके अलावा सुपाठता है, इसमें पाठता भी ठीक ठाक है, जो लिखा है वही आप पढ़ सकते हैं। आठवां है नमनीयता भी है इसमें। इसके अलावा नौवीं विशेषता आप लिख लीजिएगा, इसमें सिरोरेखा, सिरोरेखा का बड़ा महत्व है, ठीक है। सिरोरेखा, सिरोरेखा, सिरोरेखा का मतलब क्या हो गया, जैसे आपने लिखा यहाँ पर राम, अब ये राम आपने लिख दिया, ऐसे लिख करके छोड़ दो, क्या अच्छा लग रहा है राम, नहीं। अब इस पर क्या करेंगे, डंडा खींचेंगे ऊपर, यही सिरोरेखा होती है, ठीक है, तो अच्छा लग रहा है। अब अंग्रेजी में लिपि में देखो आप, रोमन लिपि में ये राम लिख दिया, इस पर ऊपर कोई डंडी वंडी नहीं खींचते हैं, ठीक है। आप ऐसे इस पर डंडे खींचें, अच्छा लगेगा, नहीं। तो सिरोरेखा जो है देवनागरी लिपि की एक विशेषता ये भी है। क्लियर, आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। नौवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 9वां नंबर प्रश्न है, देवनागरी लिपि के नामकरण पर प्रकाश डालिए। तो देवनागरी लिपि के नामकरण के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के मत जो है निम्नलिखित हैं। जैसे पहले विद्वान है, कुछ विद्वानों का मानना है कि इसका नाम नगर से जोड़ा जाता है, कि नगर से बना नागरी और नागरी से बना देवनागरी, यानी नगर की भाषा होने के कारण से इसका नाम नागरी पड़ा। दूसरी पॉइंट ये है कि देवनगर यानी कि काशी जो हो उसको देवनगर कहते हैं, तो उसमें प्रचलित होने के कारण से इसे देवनागरी नाम दिया गया, ये भी कुछ विद्वान मानते हैं। कुछ लोग इसको गुजरात के नागर ब्राह्मणों से इसका संबंध जोड़ करके इसको स्थापित करते हैं कि नागर ब्राह्मणों ने इस लिपि का शुभारंभ किया, इसलिए इसको बोलते हैं। और इसके अलावा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार अगर देखें तो वो कहते हैं कि मध्य युग में स्थापत्य की शैली का जो थी वो थी नागर थी स्थापत्य की एक शैली, यानी कि नागर जो थे, नागर एक शैली है। नागर शैली क्या करती है, नागर शैली की अगर बात की जाए तो नागर शैली के मंदिर बनाए जाते हैं। उत्तर भारत के जितने मंदिर आपको मिलेंगे वो सब नागर शैली में बने हुए हैं, ठीक है। सॉरी, उत्तर भारत के जितने मंदिर आपके हैं, यहाँ तक कि आप देखेंगे जो राम मंदिर बना हुआ है वो भी किस शैली में है, नागर शैली में है। तो उत्तर भारत के जितने मंदिर आपको मिलेंगे नागर शैली में, दक्षिण भारत के मंदिर आपको द्रविड़ शैली में मिलेंगे, ठीक है। नागर एक प्रकार से स्थापत्य की शैली है, ठीक है, मंदिर बनाने की, जिसमें चतुर्भुजी आकृतियाँ होती थीं,
नागरी लिपि में चतुर्भुज अक्षरों, जैसे चतुर्भुज अक्षर कौन कौन से हैं, जैसे आप देखते हैं नागरी लिपि क्या होती है, जैसे आप ये करें, ये चतुर्भुज ये मंदिर हो गया, इसके ऊपर एक ऐसे ये हो गए, ये मंदिर का आकार आप देखते हैं होता है बेसिकली, ठीक है, सामान्य मंदिर। तो ये देवनागरी लिपि में इस तरीके से होता है। वही आप देखेंगे उसमें क्या होता है, पूरा का पूरा चौखंबा होता है, इसमें ऐसे ऐसे कई रेखाएं होती हैं, जो वो लिपि होती है उसमें क्या बोलते हैं, जो द्रविड़ शैली होती है। तो अगर ये जो हिंदी के अक्षर हैं, देवनागरी लिपि के जो अक्षर हैं, इसमें जैसे आप देखेंगे ये सा अक्षर, इसमें सा में चतुर्भुजिकार है। ऐसे ही आप देखेंगे माँ, इसमें भी आपका चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है, भा में आपका बन रहा है, ऐसे ही जो है गा में बन रहा है, ठीक है, कई अक्षरों में आप देखिए चतुर्भुज की आकृति बन रही है। तो कुछ मतलब इन्होंने कहा, ये उदाहरण भी दिया इन्होंने, क्या नाम है इनका, धीरेन्द्र वर्मा जी। धीरेन्द्र वर्मा कहते हैं कि सा, मा, भा और गा ये सब चतुर्भुज अक्षर हैं और इसी कारण से इसे देवनागरी कहा गया होगा, ऐसा अनुमान इन्होंने बताया। मतलब इन्होंने तथ्य भी दिया है, खैर ऐसी बात नहीं कि तथ्य नहीं दिया है, तथ्य भी दिया इन्होंने, लेकिन अब वो तथ्य उतना जो है सफिशियंट नहीं। तो इस तरीके से देवनागरी का नाम पड़ा, अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से बताया। 10वां प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की बोलियां कितनी हैं, स्पष्ट कीजिए। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, कौन कौन सी, पहली है अवधी, दूसरी है बघेली और तीसरी है छत्तीसगढ़ी। बोलियों को लेकर के और भाषाओं को लेकर के एक वीडियो मैंने बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिएगा उसको, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। 11वां प्रश्न है, राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोलियों का सामान्य परिचय दीजिए। अगर बात की राजस्थानी हिंदी की बोलियों की, राजस्थानी हिंदी की बेसिकली 4 बोलियां हैं और कहीं कहीं में 5 बोलियां भी मिलती हैं। जैसे राजस्थानी हिंदी की पहली है पश्चिमी राजस्थानी, जिसको मारवाड़ी कहते हैं। दूसरी है आपकी उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, जिसको आप मेवाती कहते हैं। तीसरी है मध्य पूर्वी राजस्थानी, जिसको आप जयपुरी कहते हैं। और चौथी है दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, जिसको आप मालवी कहते हैं। और 5वीं है आपकी दक्षिणी राजस्थानी, जिसको आप निमाड़ी भी कहते हैं। तो ये 5 बोलियां इसकी हैं, लेकिन बेसिकली ऑफिशियली अगर देखेंगे तो 4 बोलियां ही इसकी जो है कनेक्ट करी जाती हैं, मतलब कि गिनी जाती हैं। बोलियों के बारे में थोड़ा सा और अगर आपको बताऊं तो 1 मिनट के लिए मैं बता दूं आपको। चलिए यहीं पर मैं ले लेता हूं इसमें। जैसे मान लेते हैं हिंदी आपकी है, हिंदी बोलियों को समझ ले 1 मिनट के लिए। हिंदी की 5 जो है वो बोलियां हैं। कौन कौन सी 5 हैं, एक आपकी हो गई पूर्वी हिंदी, दूसरी हो गई आपकी पश्चिमी हिंदी, तीसरी आपकी हो गई बिहारी हिंदी, चौथी आपकी हो गई पहाड़ी हिंदी, ठीक है, और आपकी 5वीं हो गई राजस्थानी हिंदी। तो ये 5 उपभाषाएं हैं, ठीक है, 5 क्या हैं, ये 5 आपकी उपभाषाएं हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये 5 उपभाषाएं जो हैं, देखिए पूर्वी हिंदी की अगर बात की जाए तो पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं। कौन कौन सी, एक तो हो गई आपकी अवधी, एक हो गई आपकी बघेली, ठीक है, और एक आपकी हो गई छत्तीसगढ़ी। बड़े ध्यान समझिएगा, तो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ये 3 बोलियां किसकी हैं, पूर्वी हिंदी की, ठीक है, ये पहली आपकी हो गई। दूसरी की अगर बात की जाए, दूसरी जो आपकी है उसमें भी आप देखेंगे तो इसमें भी कई बोलियां हैं। जैसे कि आपकी पूर्व पश्चिमी हिंदी में आपकी ब्रज हो गई, ठीक है, ब्रज हो गई, खड़ी बोली हो गई। इसके अलावा आपकी हो गई खड़ी बोली के अलावा आप देखते हैं और भी बोली इसमें शामिल है। जैसे कि आपकी देखेंगे कन्नौजी हो गई, ठीक है, कन्नौजी हो गई, ठीक है। इसके अलावा कन्नौजी के अलावा आप देखते हैं इसी में आपकी और भी बोली शामिल है। जैसे आप देखते हैं हरियाणवी हो गई, तो ये सब बोलियां इसी की हैं, ठीक है। ऐसे ही बांगरू हो गई आपकी, तो ऐसे ही भी आप देखते हैं। अच्छा, कोरबी खड़ी बोली को ही कोरबी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो बांगरू हो गई, ये कन्नौजी, हरियाणवी, खड़ी बोली कन्नौजी, बुंदेल खड़ी भी इसमें एक आती है, ठीक है, बुंदेली, तो बुंदेली भी हो गई। बांगरू शायद इसी को हरियाणवी को ही बांगरू कहते हैं। तो इस तरीके से आप बोलियां आपकी होंगी पश्चिमी हिंदी की, ठीक है। बिहारी हिंदी की रही बात, बिहारी हिंदी जो है अपनी, बिहारी हिंदी की भी 3 बोलियां हैं। कौन कौन सी, एक है आपकी भोजपुरी पहली, दूसरी आपकी है जो है मगही, और तीसरी आपकी है मैथिली, जिसमें से मैथिली जो है
ये आपकी 22 भाषाओं में संकलित है, जो कि उसमें संकलित है, क्या बोलते हैं, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें संकलित है, ठीक है, उसमें मैथिली संकलित है। पहाड़ी हिंदी में भी आप देखते हैं कई बोलियाँ, जैसे कि पहाड़ी हिंदी में आपकी हो गई कुमायूनी, ठीक है, कुमायूनी हो गई, ठीक है। इसके अलावा गढ़वाली हो गई, गढ़वाली हो गई, ठीक है। और इसमें एक और है आपकी नेपाली। तो ये 3 आपकी इसमें हो गई, ठीक है। तो मुख्य रूप से अगर मैं बताऊं, देखिए राजस्थानी में भी आप देखेंगे, जैसे कि अभी आपने देखा मेवाती, ठीक है, मेवाती हो गई, मालवी हो गई, ठीक है, मालवी हो गई। ऐसे ही आप देखते हैं मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, मारवाड़ी, कहीं कहीं पर आपको निमाड़ी वगैरह, ठीक है। बेसिकली अगर बताऊं तो इसकी 4 बोलियां, राजस्थानी हिंदी कितनी बोलियां हैं, 4 बोलियां हैं। पहाड़ी हिंदी की 3 बोलियां हैं, बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं, ठीक है, पश्चिमी हिंदी की आपकी 5 बोलियां हैं, और पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं। तो कुल मिलाकर के 3, 5, 3, 8, 8, 3 कितना हो गया, 8, 3, 11, 11, 3, 14, और 14, 4, 18। तो आपसे पूछेगा कितनी बोलियां हैं हिंदी की, तो हिंदी की कुल मिलाकर के कुल बोलियों की संख्या कितनी है, तो हिंदी की कुल बोलियां जो है भैया, हिंदी की कुल बोली कितनी है, हिंदी की कुल बोली है 18, ठीक है। और कितनी उपभाषा कितनी है हिंदी की, हिंदी भाषा की कितनी उपभाषा है, तो उपभाषाएं हैं 5। तो 5 उपभाषाएं कौन कौन सी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। ये हिंदी का पूरा स्ट्रक्चर है। अब एक चीज़ इसमें और आपको याद रखनी होगी, जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें जो जरूरी चीज़ है, देखिए पूर्वी हिंदी का विकास जो हुआ है ये अर्धमागधीय भ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है, अर्धमागधीय भ्रंश से हुआ है, ठीक है, अर्धमागधीय भ्रंश, ठीक है। और पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है सौरसेनीय भ्रंश से, सौरसेनीय भ्रंश से हुआ है, ठीक है। ऐसे ही आप देखते हैं बिहारी हिंदी का विकास हुआ है मागधीय भ्रंश से, मागधीय भ्रंश से हुआ है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और बाकी राजस्थानी पहाड़ी का भी विकास लगभग सौरसेनी से ही हुआ है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही पूछा जाता है आपसे कि बिहारी हिंदी का विकास किससे हुआ है, तो मागधीय भ्रंश से। सौरसेनीय भ्रंश से किसका निर्माण हुआ है, आपसे पूछता है कि खड़ी बोली बेसिकली जो वर्तमान भाषा का रूप है, इसका विकास किससे हुआ, तो आप बताएंगे सौरसेनीय भ्रंश से हुआ है, ठीक है। आपसे पूछेगा पूर्वी हिंदी में खास करके अवधी बोली का विकास किससे हुआ है, तो आप बताएंगे अर्धमागधी से, बघेली का अर्धमागधी से, छत्तीसगढ़ी का अर्धमागधी से, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी किसी से ब्रज भाषा, बुंदेली, बांगरू, कन्नौजी, किसी भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आगे मैं क्लास डन करता हूँ आगे। ये बोलियों का कुछ परिचय हो गया जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया आपका भाई, बहुत बढ़िया। चले भाई, तो ये हो गई आपकी बोलियाँ। आगे देखते हैं 12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चले तीव्र गति से थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मैं। देखिए 12वां प्रश्न है, तद्भव का अर्थ स्पष्ट करते हुए हिंदी की तद्भव शब्दावली का परिचय। तद्भव का मतलब होता है संस्कृत से जो निकला हुआ, संस्कृत से निकला हुआ, संस्कृत से बना हुआ घिसा पिटा हिंदी का रूप। मतलब जैसे आप देखिए तद्भव का अर्थ क्या होता है, उससे उत्पन्न, ठीक है, तत् माने उसी के, और भव माने उत्पन्न होना। जैसे अंधकार से बना हुआ है अंधेरा, ठीक है, अग्नि से बना हुआ है आग, अष्टालिका से बना हुआ अटारी, अष्ट से बना हुआ है 8, तो अष्ट संस्कृत का है, 8 हिंदी का शब्द है, ठीक है, घिसा पिटा रूप है। अर्ध से बना आधा, अश्रु से बना आंसू, तो अश्रु तत्सम है, अध्र अध्र तत्सम है, ठीक है, और आंसू तत्सम मतलब तद्भव है। आश्रय से क्या बना, आसरा, उच्च से बना ऊंचा, उष्ट्र से बना ऊंट, कर्म से बना काम, ओष्ठ से बना ऊंट, काष्ठ से बना काठ, कपाट से बना आपका किवाड़, कर्ण से बना कान, कुपुत्र से बना कपूत, जो है क्षीर से बना खीर, ठीक है। इसमें बेसिकली छा जो होता है, अब तत्सम का जो छा होता है वो हिंदी में आकर के खा बन जाता है, ये हमेशा के लिए ध्यान रखेंगे, ठीक है। ग्रंथि से बना आपका गांठ, नग्न से बना नंगा, मृत्यु से बना आपका मौत, सर्प से बना सांप, निंद्रा से बना नींद, ठीक है, ये सब आपका। तो इसमें से जो पहला है आपका अग्नि, ये तद्भव तत्सम शब्द है, तत्सम माने संस्कृत के समान, और तद्भव का मतलब होता है उससे निकला हुआ, तो तद्भव हो गया आग और तत्सम हो गया अग्नि। तत्सम आपका अट्टालिका और उससे बना अटारी, यानी अटारी आपका तद्भव है। अष्ट आपका है तत्सम शब्द, ठीक है, और 8 आपका है तद्भव शब्द, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए तद्भव तत्सम ये होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
13 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके परीक्षा की दृष्टि से, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के, अपभ्रंश क्या है? अपभ्रंश जो है आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले यानी 6वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक का जो है, यानी 6वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी का लगभग 600 या 500 वर्षों का समय जो रहा है, ये उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा के रूप में जानी जाती है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है, जो प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है। अपभ्रंश के कवियों ने अपनी भाषा को केवल भाषा, देसी भाषा अथवा ग्रामीण भाषा कहा, चूंकि अपभ्रंश का मतलब ही होता है बिगड़ा हुआ रूप। ठीक है, अपभ्रंश शब्द का मतलब क्या होता है? अपभ्रंश शब्द का अगर अर्थ आप देखेंगे तो अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप। ठीक है, तो देसी भाषा तो ग्रामीण भाषा ही कहा है। अपभ्रंश का नाम संस्कृत के आचार्यों का दिया हुआ है, जो आपाततः तिरस्कार और सूचक प्रतीत होता है। ठीक है, संस्कृत विद्वानों ने जो एक संस्कृत चूंकि उस समय पढ़े लिखे की भाषा हुआ करती थी, तो अपभ्रंश जो थी एक प्रकार से ये मतलब उतने विद्वान लोग नहीं बोलते थे, तो इसीलिए इसको तिरस्कृत या मतलब ऐसा नाम दिया गया अपभ्रंश। अपभ्रंश माने बिगड़ा हुआ रूप। महाभास्कर पतंजलि ने जिस प्रकार अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया है, उससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोग प्रचलित विविध रूप जो है अपभ्रंश या अपशब्द कहलाते थे। मतलब अपभ्रंश का मतलब अपशब्द या बिगड़ा हुआ। इस प्रकार प्रतिमान से च्युत, अस्खलित, भ्रष्ट अथवा विकृत शब्दों की अपभ्रंश की संज्ञा मतलब इसमें लगाई जाती है, यानी कि बहुत बेकार, बहुत ही घटिया, बहुत ही लो। अपभ्रंश का मतलब यही होता है। ठीक है, आगे देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन आपसे बन सकता है प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से। देखें, प्रश्न है 14 नंबर, विश्व हिंदी दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो विश्व हिंदी का आयोजन जो है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस घोषित किया गया है। और इसके अलावा मतलब कि आभात सिप मुख्यालय के इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्य सचिव महोदय की उपस्थिति में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जो है आभात सिप के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा भाग लिया गया था। कार्यालय की कार्यविधियों में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए तमाम प्रकार के सुझाव दिए गए। अध्यक्ष महोदय और सदस्य सचिव महोदय के द्वारा स्टाफ को अपना अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। तो हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए एक प्रकार से उठाया गया एक कदम है। अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है, देखेंगे देश की राजभाषा क्या है? तो संविधान के अनुच्छेद 343 के फर्स्ट के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों के रूप में भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, वही हिंदी का प्रयोग होगा। तो भारत की राजभाषा कौन सी? हिंदी है। अगला प्रश्न, लिपि देवनागरी और हिंदी का अभिप्राय क्या है? संघ सरकार की राजभाषा हिंदी और लिपि यानी लिखने के लिए देवनागरी का प्रयोग, लिपि का प्रयोग किया जाएगा। ये भारतीय अनुच्छेद में लिखा हुआ है 343 के फर्स्ट में। ठीक है, अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, खास करके मतलब अंक जो होंगे, अंकों का रूप समझ रहे हैं ना? अंकों का मतलब होता है जैसे कि 1 2 3 4 5 जो लिखा जाएगा, जैसे ये आपका देवनागरी का नहीं है, ये लिपि जो है ये देवनागरी का नहीं है, ये आपकी रोमन शैली में लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे रोमन का और दूसरा होता है, रोमन शैली का आपका जैसे 1 हो गया, ये रोमन शैली का, रोमन का सेकंड का ये 2 होता है। ठीक है, फिर आपका 3 होता है, ये रोमन शैली का है। हालांकि इसी से विकसित ये अंग्रेजी में आपका होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, ये एक जो है हिंदी का एक नहीं, हिंदी का ओरिजिनल एक जो है वो ये है। 2 जो है वो इस तरीके से बनता है, 3 जो बनता है वो इस तरीके से बनता है, 4 जो बनता है वो इस तरीके से बनता है, 5 जो बनता है वो इस तरीके से बनता है, 6 जो बनता है आपका 6 जो बनता है आपका इस तरीके से बनता है, 7 आपका बनता है इस तरीके से। ठीक है, 8 आपका बनता है इस तरीके से, मतलब ये 9 हो गया आपका, 8 बनता है आपका इस तरीके से। ठीक है, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, तो इस तरीके से ये आपका, और 0 जो होता है आपका इस तरीके से। तो ये आपके अंक हैं। ठीक है, ये हिंदी के अंक हैं, लेकिन इस अंक को मान्यता नहीं दी गई है अंतर्राष्ट्रीय रूप में। अंतर्राष्ट्रीय रूप जो अंतर्राष्ट्रीय रूप है, यानी अंतर्राष्ट्रीय रूप मतलब कि जो दुनिया अपनाती है, तो जो दुनिया ने अपनाया अंकों का रूप, ठीक है, उसी को भारत में भी अपना लिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 मतलब कि ये 0 ये अपना लिया गया, 0। ठीक है, यानी कि ये जो हिंदी वाला था इसको नहीं अपनाया गया है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। राजभाषा हिंदी को लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है?
तो संघ सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार इसे केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों तथा इनसे मतलब जो मंत्रालय हैं, विभाग हैं जो इनसे संबंधित हैं सरकार से, और अधीनस्थ कार्यालय हैं, उनमें लागू किए जाने का कार्य जो है राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के द्वारा देखा जाएगा, जिसे लागू करवाने की जिम्मेदारी इन मंत्रालयों और विभागों को और संबंध और अधीनस्थ कार्यालयों को है। इसके अलावा कार्यालय प्रमुख की है जिम्मेदारी कि वो एक प्रकार से हिंदी को बढ़ाएं, लेकिन हिंदी के विकास में जो उतना ज़्यादा काम लोग कर रहे नहीं हैं। राजभाषा हिंदी के संबंध में किए जा रहे कार्यों को विभाग की वेबसाइट खास करके www.rajbhasha.nic.in या फिर www.rajbhasha.gov.in से अवलोकन किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कितना विकास हुआ, कितना क्या हुआ है। ठीक है, तो जब से आप देखते हैं इस सरकार में आकर के कुछ हिंदी के बारे में सोचा गया, और ख़ास करके इस समय क्या हुआ है कि इस समय क्या हुआ है कि जो ये सोशल मीडिया आ गई है, सोशल मीडिया के आ जाने से हिंदी का विकास जो है बहुत ज़्यादा हुआ है। उससे पहले हिंदी के बारे में ना तो सरकार सोचती थी और ना ही एक प्रकार से हिंदी का विकास उतना हो पाया था, लेकिन जो है सोशल मीडिया के आ जाने से हिंदी का विकास जो है वो दुगुना तिगुना बढ़ गया। आगे देखिए 8वां प्रश्न है, मतलब 18वां प्रश्न, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों आदि के संबंध में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या है? तो भारत के संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 348 और 349 के में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों आदि के संबंध में, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है उसमें जो भाषा प्रयोग की जाएगी उसके बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, उसमें जानकारी दी गई कि कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। हालांकि उसमें जो जानकारी दी गई है उसमें एक प्रकार से बताएगा अंग्रेजी और हिंदी दोनों में काम होगा, ये बात ध्यान रखेंगे, यानी अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में एक प्रकार से इसमें निर्णय लिए जाते हैं। हालांकि अंग्रेजी का ही निर्णय हिंदी में जाकर के फिर उसको कन्वर्ट करते हैं, उसका अनुवाद करते हैं, उसके बाद में हिंदी में निर्णय आता है। 19वां प्रश्न है, राज्यों की राजभाषा बनाने का कार्य किसका है? तो भारत के संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 345, 346 और अनुच्छेद 347 में राज्य की राजभाषाओं के संबंध में उल्लेख किया गया है कि संघ सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। ठीक है, तो राज्यों की राजभाषा बनाने का कोई मतलब कार्य जो है ये किसका है? इस संबंध में संघ सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, अपने राज्य की राजभाषा राज्य सरकार डिसाइड करे। 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, किसी भाषा को राजभाषा घोषित करने से संबंधित नियम क्या है? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के फर्स्ट के अनुसार केवल हिंदी संघ की राजभाषा है। किसी अन्य भाषा को संघ की राजभाषा घोषित करने से संबंधित कोई मानदंड निर्धारित नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। वैसे संघ की राजभाषा हिंदी है। और आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न, देश में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा मतलब दिया जा चुका है? तो हिंदी भाषा के अतिरिक्त जो है अन्य किसी भाषा को संघ की राजभाषा का दर्जा नहीं प्राप्त है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और भारत की कोई राष्ट्रभाषा भी नहीं, ये बात ध्यान रखेंगे। 22 नंबर प्रश्न है, क्या भारत के समस्त कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए नीतिगत फैसले राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा लिखे जाते हैं हिंदी में कि नहीं? प्रश्न ये पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात और बता दूं कि को करिकुलर ये मास्टर जो चैनल लिखा हुआ है, ये चैनल है। इस चैनल पर आपको आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है को करिकुलर जो विषय है आपका, यानी अनिवार्य प्रश्न पत्र छठे सेमेस्टर में आपका कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो है उससे रिलेटेड कई सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। तो आप जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस पर आप जानकारी देख सकते हैं तमाम सारी। ठीक है, इस पर आप मॉडल पेपर देखेंगे को करिकुलर कोर्सेज की। प्रश्न आगे आप देखेंगे, आगे देखेंगे प्रश्न आप देखें तो उत्तर इसका होगा, भारत सरकार केंद्र सरकार यानी के समस्त कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए नीतिगत फैसले राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा ही लिए जाते हैं। अब तक जारी किए गए आदेशों का अवलोकन आप राजभाषा की वेबसाइट पर फलाने पर देख सकते हैं। ठीक है, लॉगिन करके। 23 नंबर प्रश्न है, विधि और न्याय के क्षेत्र में हिंदी और भारतीय भाषाओं के प्रयोग से संबंधित कार्य किसके द्वारा देखे जाते हैं? तो विधि यानी कानून और न्याय के क्षेत्र में हिंदी और भारतीय भाषाओं के प्रयोग से संबंधित जो कार्य होते हैं न्याय विभाग, जैसलमेर हाउस, मान सिंह रोड और नई दिल्ली के द्वारा देखे जाते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न 24 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे।
प्रश्न है संक्रमण काल के बाद हिंदी का विकास किस शताब्दी से किया गया, बताएं किस शताब्दी से किया गया। तो मध्ययुगीन भारतीय आर्य भाषाओं का काल 10वीं शताब्दी से के आसपास समाप्त हो जाता है और वहीं से आर्य भाषाओं के विकास का काल आरंभ हो जाता है। इसीलिए हिंदी सहित सभी समस्त आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की उत्पत्ति का काल 10वीं शताब्दी ही माना जाता है। यद्यपि भाषाओं के विकास के सूत्र 8वीं और 9वीं शताब्दी के आसपास से ही एक प्रकार से जो है मिलने शुरू हो जाते हैं, पर 10वीं शताब्दी से पूर्व की स्थिति भाषा का संक्रमण काल ही है। इसमें मध्यकालीन भाषा अपभ्रंश के ह्रास और आधुनिक आर्य भाषाओं के विकास के लिए चिन्ह देखे जा सकते हैं। अतः संक्रमण काल के बाद हिंदी का विकास 10वीं शताब्दी से स्वीकार किया जाना चाहिए। बिल्कुल, संक्रमण काल मतलब जो आपका अपभ्रंश वाला काल रहा है उसके बाद, ठीक है। आगे देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 25 नंबर प्रश्न, भाषा की इकाई वाक्य है, बताएं। भाषा की इकाई वाक्य है, स्पष्ट कीजिए। तो भाषा की इकाई वाक्य है, वाक्य शब्दों से मिलकर के बनते हैं और शब्द अक्षरों से, और दूसरे शब्दों में वाक्य को शब्दों में खंडित किया जा सकता है और शब्दों को अक्षरों में खंडित किया जा सकता है। और आप जानते हैं कि एक या एक से अधिक अक्षरों के से मिल करके बनी सार्थक ध्वनि को ही शब्द कहते हैं। तो रूप संरचना का संबंध शब्द से ही है। सामान्य बोलचाल में शब्द और रूप में अंतर नहीं किया जा सकता, मतलब किया नहीं जाता, किंतु भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से दोनों में पर्याप्त अंतर होता है। शब्दों के दो रूप होते हैं, एक सामान्य रूप और या मूल रूप से जो प्रायः शब्दकोश में मिलता है, और दूसरा वाक्य में प्रयुक्त रूप, ठीक है। वाक्य में शब्द का प्रयुक्त रूप अन्य शब्दों के साथ संबंध, मतलब किस जो है संबंध तत्व से युक्त होता है। इस प्रकार वाक्य में प्रयोग के योग्य अर्थात अन्य शब्दों के साथ जो है संबंध तत्व से युक्त शब्द ही क्या होते हैं, रूप कहलाते हैं, जिसको आप जो है मॉर्फिम बोलते हैं, ठीक है, या पद बोलते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो कुल मिलाकर के भाषा की इकाई वाक्य है, ये बिल्कुल ठीक है। भाषा की इकाई वाक्य है, वाक्य जो है शब्दों से मिलकर के बनते हैं और शब्द अक्षरों से मिलकर के बनते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है भाषा विकास को लिखने के लिए किन संकेतों और चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं। मतलब जिन चिन्हों का या संकेतों का प्रयोग करते हैं उनको क्या कहते हैं, बताइएगा। तो भाषा को लिखने के लिए जिन संकेतों और चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। प्रायः हर भाषा की अपनी लिपि होती है और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, ठीक है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। उर्दू भाषा जो है फारसी लिपि में तथा अंग्रेजी मतलब पंजाबी जो है गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। तो अंग्रेजी जो लिखी जाती है वो रोमन लिपि में, उर्दू फारसी लिपि में, और पंजाबी जो है वो गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। गुरमुखी एक प्रकार से गुरु के मुख से निकली हुई लिपि मानी जाती है, इसलिए इसको गुरमुखी कहा जाता है। भारतवर्ष में 2 लिपियां प्राचीन लिपियों के रूप में जानी जाती हैं, जिनके नाम खास करके पहला है ब्राह्मी और दूसरा खारोष्ठी। प्राचीन शिलालेखों और सिक्कों पर यही 2 लिपियों एक प्रकार से लिपियों के बारे में जानकारी मिलती है। आप अशोक वगैरह के स्तंभ लेख या मुद्रा पे आप देखेंगे तो यही 2 लेख आपको मिलेंगे, खारोष्ठी और ब्राह्मी। इनमें से देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है, और ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि के बाद में कुटिल लिपि, और फिर उसके बाद देवनागरी लिपि, यानी कि ब्राह्मी लिपि के बनने मतलब ब्राह्मी लिपि के बाद में गुप्त लिपि का विकास हुआ। गुप्त लिपि से बनी कुटिल लिपि, और कुटिल लिपि से जाकर के बनी देवनागरी लिपि, ठीक है। तो इस विकास क्रम को एक प्रकार से निम्न प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला ब्राह्मी लिपि सबसे बड़ी है, फिर उससे नीचे गुप्त लिपि बनी, उससे फिर उससे बनी कुटिल लिपि, और उससे बनी अपनी देवनागरी जिसमें हिंदी लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि बेसिकली संस्कृत की जो लिपि है ब्राह्मी लिपि, ठीक है। आगे देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तत्पुरुष समास से आप क्या समझते हैं। समास, तत्पुरुष समास की अगर बात करें तो इस समास में 2 शब्दों के बीच में किसी कारक का संबंध छिपा रहता है और उस कारक संबंध को वाक्यांश के रूप में स्पष्ट किया जाता है। जैसे कि समास की अगर बात की जाए तो इसमें समास जो है आपका राजपुत्र एक समास है। अब राजपुत्र में क्या हुआ, छिपा हुआ है एक पदबंध, यानी कि ये पदबंध आपका ये है, ठीक है। राजा का पुत्र, यानी राजा का पुत्र ही राजपुत्र कहलाता है। तो जिसमें आपका एक शब्द है उसका अर्थ निकले और उसका एक अर्थ एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो, ठीक है।
यानी कि दो शब्दों के बीच में किसी कारक का संबंध छिपा होता है। कारक कौन से होते? कर्ता ने अनुकर्म को भक्त करण से जान, संप्रदान का के लिए अपादान से मान। तो का की के मतलब का की के संबंध है, बाकी सब अधिकरण। तो ये सब एक प्रकार से जो आपके कर्ता ने, कर्म को, भक्त करण से, तो ये सब आपके होते हैं। तो का, में, के, को, ये सब आपको बीच में मिलेंगे। ठीक है। राजपुत्र, राजा का पुत्र। ऐसे ही गृह प्रवेश, तो गृह में प्रवेश। देशभक्ति, देश के प्रति भक्ति, मतलब कि शत्रुहंता, शत्रु को मारने वाला। तो ये आपका जो है तत्पुरुष समास होता है। ठीक है। द्वंद्व समास में जिसमें आपकी योजक चिन्ह के द्वारा जुड़ा हुआ होता है द्वंद्व समास। समझ लेते हैं भाई द्वंद्व समास क्या है। द्वंद्व समास से आप क्या समझते हैं? द्वंद्व समास, इस समास में दो ऐसे शब्द साथ में आते हैं जो मिल करके एक अर्थ प्रकट करते हैं और दोनों शब्दों के बीच में और या फिर या योजक चिन्ह जो है लगा हुआ होता है। समास जैसे माता पिता, अब इसमें आपका योजक चिन्ह लगा। द्वंद्व, आप देखें द्वंद्व लिखें, एक ट्रिक ध्यान रखेंगे हमेशा। द्वंद्व आपने लिखा, अब ये द्वंद्व आपने लिखा तो द्वंद्व के बीच में आपका क्या है? ये ना है। अब ये ना को आप ऐसे भी लिखते हैं, मतलब ऐसे लिखते हैं और एक ऐसे डंडे खींच देते हैं, तो ये योजक चिन्ह की भांति ही हो गया। ठीक है। यानी हमेशा आप देखेंगे जो आपका द्वंद्व समास होता है उसके बीच में ये आपका योजक चिन्ह जरूर मिलेगा। ठीक है। जैसे माता पिता, दिन रात, पिता पुत्र। ठीक है। गाय बैल, तो इसमें आप देख पाप पुण्य, हार जीत। जैसे आप माता पिता, माता और पिता यानी माँ अर्थात माँ बाप, गाय और बैल, सभी जानवर, मतलब सभी जानवर उसमें नहीं आएंगे, मतलब गाय बैल, पाप पुण्य, हार या जीत। ठीक है। तो इसमें योजक चिन्ह लगे होते हैं हमेशा, ये बीच में ये। ठीक है। ये योजक चिन्ह होते हैं। क्लियर। आगे देखेंगे बहुब्रीहि समास क्या है। बहुब्रीहि समास की अगर बात करें तो इससे आप क्या समझते हैं? देखिए बहुब्रीहि समास जो है, इस समास में दो शब्द मिलकर के तीसरा अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे कि समास आपका है पीताम्बर। अब पीताम्बर जो है ये एक प्रकार से पीत यानी पीला, और अंबर, अंबर माने एक प्रकार से जो वस्त्र होता है वो, तो पीत अंबर यानी कि वह व्यक्ति जिसके वस्त्र पीले हों। ठीक है। तो वो होगा पीताम्बर। तो ये होगा बहुब्रीहि समास। ऐसे बीड़ा पाड़ी, यानी बीड़ा पाड़ी यानी पाणी माने हाथ, तो यानी कि वह व्यक्ति जिसके हाथ में बीड़ा हो उसको बीड़ा पाणी बोलते हैं। जितेंद्रिय यानी जित, मतलब जित माने होता है जीती गई, और इंद्रिय का मतलब होता है यानी इंद्रिय, 5 इंद्रियां होती हैं, हाथ पैर। ठीक है। और ऐसे त्वचा, नाक कान, ठीक है, मुंह, ये सब। तो वह व्यक्ति जिसे इंद्रियों को जीत लिया हो उसी को बोलते हैं जितेंद्रिय। चंद्र बदन, चंद्र और बदन, बदन माने चेहरा, तो वह व्यक्ति जिसका मुख चांद के समान हो। ठीक है। तो इस तरीके से अब इसी में अगर कर्मधाराएं की बात करेगा, जैसे कर्मधाराएं में यही पीताम्बर, कर्मधाराएं कैसे बनता है? पीताम्बर। अब पीताम्बर में क्या होगा? पीत है जिनका अंबर, यानी वह जिसके वस्त्र पीले हैं ऐसा नहीं, वह व्यक्ति जिसका मतलब पीत है अंबर जिनका, अर्थात भगवान विष्णु, पीताम्बर उनको कहते हैं एक। ठीक है। पीला वस्त्र धारण करते हैं। ऐसे ही आगे और भी आप बना सकते हैं, जैसे कि जो है पंचानन। पंचानन आपका क्या हो गया? 5 है मुख जिनके, हनुमान जी। ठीक है। ऐसे ही गजानन, हाथी का सिर है जिनका, गजानन, गज का सिर जिनका है, कौन हो गए? भगवान गणेश, यानी जिसका नाम लेते ही गजानन, दशानन, रावण, तो जिसका मतलब दशानन लेते ही आपका रावण का ध्यान आता है, तो वहाँ पर आपका कर्मधारय समास होगा। ठीक है। वहाँ पर आपका बहुब्रीहि नहीं होगा। क्लियर। ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 30वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है भाषा विधि रूप, मतलब विविध रूपा होती है, स्पष्ट कीजिए। तो भाषा विविध रूपा होती है, किसी भी समाज में भाषा का मात्र एक रूप नहीं होता है, भाषा के विभिन्न रूप होते हैं। प्रमुख आधार स्थान इसका भेद ही होता है। किसी भी विशाल क्षेत्र में आप देखेंगे तो जो भाषा का प्रयोग होता है वो क्षेत्रीय रूप में ही एक प्रकार से होता ही। जैसे मराठी भाषा के 3 विशिष्ट रूप मिलते हैं, जैसे कि पुणे के आसपास की भाषा को मराठवाड़ा बोलते हैं, औरंगाबाद की भाषा, और मतलब कि और विदर्भ की भाषा नागपुर जिसको बोलते हैं, वो सब है। ठीक है। मराठा मतलब कि मराठवाड़ा औरंगाबाद में, औरंगाबाद की भाषा है, और विदर्भ में मतलब विदर्भ जो है नागपुर की भाषा है। ऐसे भाषा के इन विभिन्न स्थलीय रूपों को ही हम भाषा की बोलियां कहते हैं। इस तरह जीवंत भाषा में कई बोलियां होती हैं, बोलियों का समूह ही भाषा कहलाता है। जैसे हिंदी में आप देखते हैं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां। अगर बोलियों का समूह भाषा है तो हिंदी भाषा के संदर्भ में यह विवाद क्यों है? जहाँ तक मराठी, तमिल, गुजराती और आदि भाषाओं का सवाल है, उन भाषाओं की बोलियां इतनी भिन्न नहीं हैं कि एक मराठी भाषा दूसरे मराठी भाषा को सहजता से
ना समझ सके, मतलब वहाँ पर एक प्रकार से क्या है, सहज तुरंत समझ जाएंगे। लेकिन हिंदी में क्या है, राजस्थानी बोलने वाले मैथिली बोलने वाले से आसानी से बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन अब मैथिली बिहारी हिंदी की बोली है और राजस्थानी हिंदी की बोली आपकी मारवाड़ी मेवाती ये सब है, लेकिन एक दूसरे की भाषा को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। दोनों की बोलियां खास करके भाषाओं में इतना अंतर है कि संप्रेषण आसानी से संभव नहीं हो पाता। बातचीत अगर करे एक राजस्थानी व्यक्ति और बिहारी व्यक्ति तो अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाएगा, हर एक चीज़ को नहीं समझ पाएगा, ठीक है। तो ये होती भाषा की विविधता। 31 नंबर प्रश्न, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी भाषा के विकास को कितने कालखंडों में विभक्त किया है? तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी भाषा के विकास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 कालखंडों में विभाजित किया है। वो 3 कालखंड कौन से हैं? पहला आपका प्राचीन काल, ठीक है। पहला आपका क्या है भैया, प्राचीन काल है पहला। प्राचीन काल जो है 1500 ईस्वी तक, जब अपभ्रंश और प्राकृतों का प्रभाव हिंदी भाषा पर विद्यमान था और हिंदी की बोलियों के निश्चित स्पष्ट रूप सामने नहीं आ पाए थे तब तक। दूसरा काल है मध्यकाल। इस काल खंड में हिंदी अपभ्रंश के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हो चुकी थी और उसकी प्रमुख बोलियां विशेषतः खड़ी बोली, ब्रजभाषा और अवधी अपना स्वतंत्र और स्पष्ट व्यक्तित्व लेकर के सामने आ चुकी थी। तमाम प्रकार के आप देखते हैं ये 16वीं शताब्दी से ही 17वीं शताब्दी से में आप देखते हैं कि जो है तमाम प्रकार के महाकाव्य लिखे जाने लगे, ठीक है। तीसरी है आधुनिक काल। आधुनिक काल 1800 ईस्वी के बाद जब मध्यकाल के रूपों में स्पष्ट परिवर्तन लक्षित होने लगा था और मुद्रण कला के साथ साथ खड़ी बोली संपूर्ण मध्य देश की एकमात्र साहित्यिक भाषा हो गई थी और उसने हिंदी की अन्य बोलियों के प्रभाव को क्षीण कर दिया और अब खुद जो है एक परिष्कृत और परिनिष्ठित रूप अपने समक्ष लेकर के आई और आज जो है हिंदी का जो वर्तमान रूप है वो खड़ी बोली का ही है, जबकि ब्रज भाषा और इसका प्रभाव ज़्यादा रहा है अवधि का एक समय में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 33 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है आपका, हिंदी भाषा के दक्षिणी प्रभाव मतलब दक्षिणी रूप पर टिप्पणी कीजिए। तो ब्रज और अवधि के अतिरिक्त हिंदी का खड़ी बोली पर आधारित दक्षिणी रूप भी दिखाई देता है। दक्षिणी हिंदी का विकास 12वीं शताब्दी के आसपास उत्तर भारत में उर्दू के रूप में परिलक्षित हुआ। इस काल में शासकों की दरबारी भाषा फारसी थी। फारसी का प्रचार प्रसार इस युग में प्रमुख हुआ, इसीलिए इस भाषा में अरबी, फारसी और तुर्की के शब्दों की प्रधानता खास करके आई। इसीलिए आप देखते हैं जो हिंदुस्तानी भाषा है, हिंदुस्तानी भाषा जो संसद भवन में चर्चा हुई जिस पर बहुत ज़्यादा कि हिंदी रखा जाए भारत की राजभाषा या हिंदुस्तानी रखा जाए, तो हिंदुस्तानी में उर्दू, अरबी और फारसी के शब्द बहुत ज़्यादा मिलते थे, ठीक है। इसलिए उर्दू की ध्वनियाँ बहुत सारी आई भारत में। उर्दू की ध्वनियाँ कौन सी? इससे का। अब ये का जो लिखते हैं ये आपका ये का, और का के नीचे एक बिंदी, खा, खा के नीचे एक बिंदी, गा, ठीक है, गा के नीचे एक बिंदी, घा, सॉरी घा नहीं, आपका जा, जा के नीचे एक बिंदी, फा लिखते हैं तो फा के नीचे एक बिंदी। ये सब शब्द जो हैं आपके का, खा, गा, जा, फा, ये सब ध्वनियाँ हिंदी में समाहित हुई। धार्मिक साहित्य की प्रधानता के कारण से इस काल की भाषा में संस्कृत और तत्सम शब्दों की प्रचलन बहुत ज़्यादा हुआ। आप रामचरितमानस को देख लें, अंग्रेजों फ्रांसीसियों के संपर्क में आने के कारण से इसकी भाषाओं में अनेक शब्द आप देखते हैं हिंदी और एक प्रकार हिंदी में स्थान पा गए, जैसे अंग्रेजी के, फ्रांसीसी के, ठीक है, ऐसे तमाम प्रकार के शब्द इसमें आपके आ गए, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से जो हिंदी की शब्द संपदा है वो मजबूत होती चली गई, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 34 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिंदी भाषा का कौन सा रूप दिखाई देने लगा? तो आधुनिक काल में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के आखिर में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हिंदी भाषा का आधुनिक रूप दिखाई देने लगता है। अंग्रेजों ने इस समय अपने धर्म प्रचार और शासन के लिए जनसाधारण में भाषा के प्रचार के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, लेकिन 1800 ईस्वी से लेकर के 1950 तक का समय भाषा की दृष्टि से संक्रांति का काल माना जाता है। इस दौरान हिंदी का स्वरूप पूर्णतः दिखाई नहीं देता है। 1850 ईस्वी के आसपास तक हिंदी का स्वरूप और उस भाषा की दिशा निश्चित हो जाती है। इसी दिशा के बाद में भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनके अन्य सहयोगी लेखक खास करके महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पात्रिका का संपादन संभाला और उसके बाद में रचनाकारों ने गद्य पद्य की भाषा का नया स्वरूप अपनाया। यह खड़ी बोली पर आधारित रूप था और इसे ही राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया गया, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से ये एक प्रकार से आपकी कुछ बोलियाँ थी जो मैंने आपको बताई, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये भाषा का एक प्रकार से जो था 18वीं शताब्दी के बाद में इसका विकास हुआ और 1850 के बाद में भारतेंदु जी जब जाया
भारतेंदु युग में क्या हुआ कि बेसिकली भारतेंदु युग में जो खड़ी बोली थी ये गद्य का माध्यम जरूर बन गई, लेकिन जो ब्रजभाषा थी, कविताओं का माध्यम जो है ब्रजभाषा ही रही। मतलब भारतेंदु काल में ही 1903 ईस्वी में एक व्यक्ति है महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर द्विवेदी युग पूरा पड़ा। द्विवेदी जी ने 1903 ईस्वी में जब संपादन संभाला किसका, सरस्वती पात्रिका का, तब उन्होंने भाषा का परिमार्जन करना शुरू किया। और महावीर प्रसाद द्विवेदी अगर आज ना होते तो आज हिंदी का जो रूप हमारे समक्ष है वो रूप हमारे समक्ष ना होता। यानी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हिंदी की जो खड़ी बोली है उसको प्रभाव में लाने का वो अपने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जब सरस्वती पात्रिका का संपादन किया तो खुद भी क्या करते थे, जब कोई कविता लेकर के कोई आता था कि भाई हमारी कविता प्रकाशित करवानी है, तो सरस्वती पात्रिका से अगर कोई कविता प्रकाशित होती थी तो उसको जांच पढ़ करके पहले पढ़ते थे वो कविता को, और कविता में जो त्रुटि होती थी शब्दों वाली, उन त्रुटियों को खत्म करते थे। कहते थे कि भाई ये शब्द आप इसमें संशोधन करके लाओ तभी मैं करूँगा, और बताते थे कि भाई कि आप इस शब्द के स्थान पर आप कौन सा शब्द का प्रयोग करें। मतलब ये बड़े विद्वान आदमी थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो उनके विद्वता में ही एक प्रकार से हिंदी आगे बढ़ी और हिंदी फली फूली, और आज हिंदी का रूप हमारे समक्ष है, पारनिष्ठित और परिष्कृत रूप हिंदी का। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। ये सब आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, आप लोग जो है इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, आप आगे पीछे करके देख लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। तो आप लोगों ने कई प्रश्नों को समझ लिया, तो हिंदी का ये महासंग्राम रिवीजन क्लास आपको कैसा लगा? हर एक सब्जेक्ट का महासंग्राम रिवीजन क्लास आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पर अगर नए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, बेसिक सेमेस्टर का ये महासंग्राम रिवीजन क्लास आपको कैसा लगा ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, एक बात और, आप को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।